ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स वाइब्रेशन। इसको थोड़ा अभी कुछ ही चीजें बताऊंगा। कुछ चीजें जो हैं जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, जब एलसीआर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, देन वी आर टॉक मोर अबाउट दिस। अभी जब ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ क्या होता है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन मींस लेट अस सपोज यू हैव अ ब्लॉक, दिस इज रेस्टिंग ओवर द सरफेस और ये हो गया मेरा वॉल ना, तो ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया डैम्पर, डैम्पर विच प्रोवाइड डैम्पिंग, और ये लगा दिया हमने स्प्रिंग सी के मास एम। ओके, नाउ फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि मींस वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्टर्ब द सिस्टम। जैसे कि पहले हम लोग फोर्स नहीं लगाते थे इसके ऊपर, कुछ इनिशियल वाइब्रेशन, इनिशियल डिस्टरबेंस देते थे और छोड़ देते थे। बट लेट अस सपोज इस ब्लॉक के ऊपर अब जो है फोर्स लगा रहे हैं हम। हम्म, तो जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स जो लगाएंगे, ठीक है, फोर्स जो लगाएंगे वो दो टाइप का हो सकता है। आदर फोर्स जो हम यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे वो हमारा दो टाइप का हो सकता है, कांस्टेंट, दूसरा हो सकता है आपका वेरिंग। वेरिंग में भी फिर से दो हो सकता है, साइनसोइडल और हार्मोनिक, हार्मोनिक और अहार्मोनिक। ओके, मींस हमने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, बट अगर मान लो ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। मींस कांस्टेंट फोर्स होने की वजह से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्या चीज में चेंज आएगा? अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या चीज में चेंज आएगा? ये मैंने बताया है। If we applying a force on vibrating system but that force is constant, so उसके वजह से क्या चीज में चेंज आएगा? हेलो, एलोंगेट हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। उसके अलावा इसके मीन पोजीशन में चेंज आएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो इसका मीन पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है उसमें चेंज आता है। यानी अगर एफ आपका कांस्टेंट होगा, एफ यदि कांस्टेंट होगा, मीन मीन पोजीशन का मतलब था कि नेट फोर्स उस जगह पर जीरो होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप फोर्स लग रहा है तो इस जगह पे अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, सो ये जो है पोजीशन मीन पोजीशन नहीं कहलाएगा। दिस इज योर नॉट मीन पोजीशन, इट इज नॉट अ मीन पोजीशन राइट नाउ। मीन पोजीशन वहां पे होगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो ये एलोंगेट होगा कुछ पहले तो, ठीक है, इसके वजह से उसका मीन पोजीशन चेंज होगा। यानी फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? ओनली चेंज इन मीन पोजीशन, इन मीन पोजीशन। बाकी ना तो फ्रीक्वेंसी पे ये जो वाइब्रेट करेगा उसके बाद, ना तो उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही डैम्पिंग पे, किसी चीज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। मीन पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ?
मीन पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो पार्टिकल। ओके नहीं, मुझे ये चीज बताओ, मैं जो इक्वेशन लिखता था एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, तो अगर मेरा मीन पोजीशन चेंज हो गया तो इसमें से क्या ए चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, या फाइव चेंज होगा, या पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव चेंज हो जाएगा? हम्म? ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट में सब आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक सिंपलीफाई करता हूँ चीजों को। यदि मैं ये स्प्रिंग लगाता हूँ, अभी ये हटा दो सब कुछ, और यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया मैंने सिंपल, और ये इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं एक्स क्या लिखूंगा? एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग। आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू जीरो चाहिए हमें, है ना। t इक्वल टू जीरो पे इनिशियली, t इक्वल टू जीरो पे आपका x इक्वल टू जीरो है। सो दिस इज द फेज जिसके अंदर ये वाइब्रेट कर रहा होगा, दिस इज द फेज इन विच दिस विल बी वाइब्रेट। ओके, बट सपोज यही सिचुएशन है, अगर मैं क्या करता हूं, ये ब्लॉक लिया, इसके ऊपर एक F फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके मीन पोजीशन में चेंज आ जाएगा। नाउ दिस बिकम मीन पोजीशन, मींस इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां से मान लो एक्स नोड हो गया, ठीक है। सो एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू एक्स नोड, सो व्हाट हैपन, द मीन पोजीशन इज चेंज। जब मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा मींस टी इक्वल टू जीरो पर आपका एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, टी इक्वल टू जीरो पर एक्स का वैल्यू एक्स नोड है। इसीलिए एक्स टी इज इक्वल टू हम इसमें लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस फाइव मीन्स व्हाट, कि क्या चीज चेंज हुआ? फेज चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। ये पहले फेज ये था, दिस इज द फेज वन, फेज वन, और ये हो गया आपका फेज टू, फेज टू। अभी फेज घर में आता है ना, फेज वेज कहते हैं, इस फेज 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 का बहुत यूज होता है जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से हमारे सिस्टम का फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देयर विल बी फेज चेंज। ये जो फाई आ रहा है वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। यस, फेज चेंज आ गया, फेज में चेंज। तो मेन पोजीशन चेंज का मतलब बिकॉज ऑफ दिस, दिस विल चेंज। जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वैसे ही जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अगर सोचो कि यदि मैं इंडक्टर लगा हुआ है मेरा और कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पे चार्ज का फ्लक्चुएशन होगा, जो चार्ज का फ्लक्चुएशन होगा Q इक्वल टू, Q इक्वल टू क्यू नोड, इनिशियल चार्ज जो होगा इसके ऊपर क्यू नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। बट यदि मैं क्या करता हूं, इस इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ यदि क्या लगा देता हूं, एक डीसी सोर्स लगा देता हूं, एक डीसी सोर्स लगा दिया जिसका वोल्टेज V है, मींस व्हाट, वी आर एक्चुअली अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, लाइक जैसे यहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वैसे यहां पे ये वोल्टेज काम कर रहा है, दिस इज द सोर्स,
this is the source which provides some energy. So what happen? We get Q equal to Q node sin omega t plus phi. करंट इसमें होगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आई नोड इंटू कॉस ओमेगा टी। बट अब इसमें जो करंट होगा दैट इज आई नोड साइन के बदले आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। मींस क्या हुआ, इसमें जो करंट था और इसमें जो करंट था उसका फेज चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। ठीक है, करेक्ट? यस सर। यस, ओके। ग्राफिकली कैसे समझे, ग्राफिकली कैसे समझते हैं? लेट्स सपोज मैं दिखाता हूं आपको पहले। इनिशियली मैं ये वाला सिचुएशन मान के चल रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पर पोजीशन जो है ब्लॉक का वो यहीं पे है। मींस t इक्वल टू 0 पर आपका जो x है वो 0 है, मींस फाइव आपका 0 होगा। तो अगर फाइव 0 हुआ, फाइव 0 प्लॉट हो जा। यस, थोड़ा सा इसको ना अभी और एक काम करना पड़ जाएगा। ये 0 से 2 सेकंड तक आया ना, इसको 0 से 10 बनाता हूँ। 1 मिनट, दोबारा रन करो। फ्रीक्वेंसी मैंने 2 रखा, एम्पलीट्यूड 0.5 रखा, फेज मैंने 0 रखा। यस, क्या हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं यहां पर कांस्टेंट फोर्स ना लगा करके हम एक फोर्स लगाते हैं जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो यदि टाइम के साथ वेरी करने वाला फोर्स लगाओगे तो उसमें भी दो टाइप का फोर्स हो सकता है। एक हो सकता है हार्मोनिक हो सकता है फोर्स, और दूसरा अहार्मोनिक हो सकता है। मींस यदि मैं फोर्स कहता कि इस सिस्टम के ऊपर जो लग रहा है वो फोर्स फ्लैक्चुएटिंग फोर्स है, मींस F इक्वल टू मैं लिखता F नोड साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है ओवर द टाइम, और जो फोर्स के रिपीटेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो यदि ये वाला फोर्स आप लगाते हो, अगर बट यहां पे देख सकते हो दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ साइन, इसीलिए हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फोर्स। क्या कहेंगे? हार्मोनिक फोर्स। तो इस हार्मोनिक फोर्स की वजह से क्या चेंज में क्या आएगा? क्या चीज? जैसे कांस्टेंट फोर्स की वजह से तो हमारा फेज डिफरेंस में चेंज आ रहा था, बट मान लो मैं यहां पर कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा करके एक हार्मोनिक फोर्स लगाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये मैंने शुरू में क्लास में बताया था, ये ब्रिज है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो आर्मी चल रही है ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो आर्मी जब चलेगा तो क्या होगा कि ये लोग परेड करते हुए चल रहा है, मान लो ये लोग परेड करते हुए इसके ऊपर चल रहा है। तो जब परेड करते हुए चलेगा तो क्या करेगा कि एक साथ जो है पैर को जमीन पे मारेगा। तो जैसे ये मारेंगे तो क्या होगा, एक साथ फोर्स लगाएंगे ये, फिर एकदम से उठा देते हैं पैर को, फिर मारते हैं। ठीक है, यानी कि फोर्स यहां पर लग रहा है ना, पहले एक बार लगेगा, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए नहीं लगेगा, फिर लगेगा, फिर होगा। मींस फ्लैक्चुएटिंग फोर्स लगेगा। ब्रिज के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? फ्लैक्चुएटिंग फोर्स लगेगा, है ना। ब्रिज है आपके पास, इसके ऊपर आर्मी यदि मार्च करते हुए चल रहा है तो दैट अप्लाई फोर्स, द आर्मी अप्लाई सब फोर्स, है ना, बाय लेग, फुट। ठीक है, तो वो कैसा होगा? फ्लैक्चुएटिंग फोर्स होगा। तो अगर आपका कोई सिस्टम है उसके ऊपर यदि फ्लैक्चुएटिंग फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? व्हाट हैपन? फ्लैक्चुएटिंग फोर्स के लगने से क्या हो जाए? क्या क्या हो सकता है? इसमें से क्या चीज चेंज होगा? इसमें से क्या चीज चेंज होगा? इसमें से क्या चीज चेंज होगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज होगा, यस। फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगा, और फेज भी चेंज हो जाएगा, यानी एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज।
ठीक है। तो जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अगर हार्मोनिक है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल और भी आप सोच सकते हो, जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो, आपके पास कार है लेट सपोज, और कार में जब हम रोड पे चलता है, रोड का शेप देखोगे कुछ ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है। उबड़ खाबड़ है रोड मान लो। ठीक है। और इसके ऊपर यदि गाड़ी चलता है, मान लो गाड़ी चलेगा, तो होगा क्या, दिस व्हीकल गेट वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये वाइब्रेट करेगा इसके ऊपर। तो ये वाइब्रेशन पर इंड्यूस क्यों हुआ है, बिकॉज ये जो आपका सरफेस है उसका शेप जो है इरेगुलर है। मींस रोड क्या कर रहा है, वाइब्रेशन इंड्यूस्ड कर रहा है, व्हीकल के अंदर वाइब्रेशन इंड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द रोड बिकम अ सोर्स, रोड बिकम सोर्स टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, प्रोड्यूस द वाइब्रेशन। बट इसका जो वाइब्रेशन होगा रोड व्हीकल का, वो क्या कहलाएगा, फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। सो इफ देयर इज अ सोर्स टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में अगर फोर्स आपका हार्मोनिक है तो यहां पे सारी चीज चेंज होगी, ए चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, फाई चेंज होगा। बट अगर कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो उसके वजह से सिर्फ मीन पोजीशन में चेंज आता है। तो यही हमारा टास्क है, अभी हम लोग यही करेंगे कि मान लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या, रेजिस्टेंस को हम लोग डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, हमने ये वाला केस पढ़ा हुआ है। बट यही रेजिस्टेंस अगर मान लो एसी के साथ कनेक्ट हो गया, एसी के साथ, एसी के साथ मींस दिस इज द सोर्स, एसी बिकम योर सोर्स, एसी बिकम योर सोर्स। बट ये जो एसी है, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज वी नोड साइन ओमेगा टी। मींस हम यहां पर वोल्टेज देखो, हम यहां पे रेजिस्टेंस को वोल्टेज दे रहे थे, बट दिस वोल्टेज इज कांस्टेंट, दिस वोल्टेज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। बट यहां पर अब हम जो सोर्स लगा रहे हैं उसका जो वोल्टेज है, यानी सोर्स का जो वोल्टेज है, दैट इज एक्चुअली चेंज ओवर द टाइम। बट हाउ, साइनसोइडली मींस हार्मोनिकली। तो इस टाइप के सिचुएशन को अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक्चुअली किस किस टाइप का वाइब्रेशन हुआ, फोर्स वाइब्रेशन हुआ, फोर्स वाइब्रेशन, दोनों ही फोर्स वाइब्रेशन है, बट इसमें कांस्टेंट है सोर्स, यहां पर फ्लैक्चुएटिंग सोर्स है। करेक्ट। ओके यस सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे फोर्स वाइब्रेशन में कंडीशन आता है, कहलाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस जब होगा तो जो करंट हो जाता है सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट खराब हो सकता है। उसी तरह से अगर आप फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लगा दोगे, और मींस अगर रेजोनेंस कंडीशन अकर होगा तो आपका सर्किट टूट जाएगा। ये थोड़ा वेट करो, तो मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग मूव ऑन करते हैं। ओके ओके, so we start AC, alternating current, alternating current, alternating current. The next chapter is alternating current, alternating current. Okay, so हम सभी जानते हैं कि alternating current कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। alternating current is produced by generator। ठीक है, alternating current produced by generator। और अल्टरनेटिंग करंट भी कई टाइप का हो सकता है। अल्टरनेटिंग वर्ड से मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग का मतलब ये हुआ कि करंट जो है टाइम के साथ चेंज करेगा, करंट जो है टाइम के साथ चेंज करेगा और उसकी वैल्यू रिपीट करेगी, तो हम उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करूं, तो ये भी क्या होगा, टाइम के साथ वोल्टेज की वैल्यू रिपीट करेगी ओवर द टाइम, ओवर द टाइम। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने एसी में पढ़ा था, यहाँ पर जब मैं एसी जनरेटर पढ़ा रहा था, एसी जनरेटर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि जो करंट होगा आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, ये बताया था मैंने। और वी वोल्टेज जो मिलेगा हमको, वी नोड साइन ओमेगा टी।
यही बताया था मैंने, है ना? हेलो। यस सर। हाँ, यही हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, देन वी गेट दिस करंट आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। मीन्स वी हैव सोर्स, दिस इज द सोर्स, एसी सोर्स, एसी सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस प्रोड्यूस वोल्टेज, कभी प्लस, कभी ये प्लस होगा, कभी ये साइड प्लस होगा, मीन्स फ्लक्चुएट करेगा। मीन्स कभी इधर का वोल्टेज हाई होगा, कभी इधर का वोल्टेज हाई होगा, कभी इधर का होगा, कभी इधर का होगा, बट जो वेरिएशन होगा वो साइनसोइडली होगा। ओके, एक और हो सकता है, जरूरी नहीं है साइनसोइडल हो, जरूरी नहीं है साइनसोइडल हो, करंट का फ्लक्चुएशन कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या हो रहा है सब यार? पूरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा कोई सा भी। ओके, ओके, नाउ अब काम करेगा सही से। हाँ, तो इसका ग्राफ तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो होगा ग्राफ, इसका जो होगा वो हमने अभी देखा, ये टाइम है और ये आपका करंट हो गया, तो उसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसे हार्मोनिक, यू कैन से हार्मोनिक करंट, हार्मोनिक करंट। बट ये जरूरी नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट जरूरी नहीं है इस ऐसा ही मिले आपको, ऐसा भी मिल सकता है। आई, और यहाँ पे टाइम टी लिखा मैंने, और करंट का फ्लक्चुएशन कुछ ऐसे हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो alternating, this is also alternating, this is also alternating, but this is not harmonic, this is not harmonic, this is not harmonic, but it is a alternating। ये ये करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा या ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप करंट प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म के थ्रू आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम यही वाला चीज पढ़ेंगे, हम ये सब कुछ नहीं कंसिडर करेंगे। हम हमेशा हार्मोनिक हम समझेंगे कि करंट जो है वो हार्मोनिकली प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा टर्म बता देता हूं जो बार बार यूज होगा। इसमें पहला टर्म यूज होगा एम्पलीट्यूड। सो वी नो दैट एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, जैसे कि अगर मैं करंट की बात करूं, यहां पर ये टाइम टी हो गया और ये करंट हो गया आई, तो ये मैंने ग्राफ बनाया, तो यू कैन सी दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, इस लाइन से जो करंट का मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसे हम लोग आई नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहां वोल्टेज होता तो वी नोड लिखते। ओके, यहां ओमेगा का मतलब क्या है कि ये जो करंट है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा आपका ओमेगा बाय 2 पाई। और ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब था नंबर ऑफ साइकिल, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल जो है वो एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस होगा। टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, यानी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज योर टाइम पीरियड। ओके, यदि मैं फेस की बात करूं, कि मान लो इसका मतलब क्या था, t इक्वल टू 0 पर करंट आपका जीरो होगा, करंट आपका जीरो होगा। बट मैं कहता हूं t इक्वल टू 0 पर करंट आपका जीरो नहीं है, तो उस सिचुएशन में ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा।
ठीक है, कुछ ऐसा करके मिलेगा। यहाँ पे मैंने करंट लिखा I, यहाँ पे लिखा T। अगेन इट इज अ फ्लक्चुएटिंग, बट एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो नो करंट जीरो, I इज नॉट इक्वल टू जीरो, I जीरो नहीं है। सो इस वाले केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, I इक्वल टू क्या लिखूंगा, I नोड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज, कि एट टी इक्वल टू जीरो पर करंट आपका सर्किट में कितना होगा। तो जब यहां पे प्लस करेंगे फाई को, यहां याद रखना अगर हम यहां ऐड कर रहे हैं कुछ चीज, तो अगर ऐड करने पर आपका ये पूरा का पूरा शिफ्ट ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। इसी में यदि मैं कहता ऐसा ग्राफ है मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ बार बार यूज होगा तो इसीलिए ये ध्यान रखना, आई यहां पे है, यहां पे टी है। अगर मैं कहता हूं टी इक्वल टू जीरो पर करंट फिर से जीरो नहीं है, बट मैं यहां पे लिखता हूं आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस फाइव। तो जब माइनस फाइव होगा तो ग्राफ ये नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट होगा। अगर फाइव जीरो है, फाइव जीरो है तो करंट यहां से स्टार्ट होगा, अगर फाइव जीरो नहीं है तो यहां से स्टार्ट होगा ऊपर से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हेलो, हेलो। नो सर। ओके, हेलो सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अगर मैं लिखता आई इक्वल टू आई नोड इंटू कॉस ओमेगा टी, अगर ऐसे लिखा हुआ है, कॉस में लिखा हुआ है, तो ऑलवेज कन्वर्ट, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, ये जरूरी नहीं है बट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू साइन। तो वी नो दैट कॉस, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। और यहां पे ध्यान रखना है, ये जो फाई है, फाई हमेशा रेडियन में लेना है। मींस इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 प्लस फाइव। तो जब भी कॉस दिखाई पड़े तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, यानी हम इसको लिखेंगे आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ओके, यस सर। यस। नाउ अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पर अब कुछ और टर्म यूज करूंगा मैं। पहला टर्म यूज करूंगा एवरेज करंट, एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज, ठीक है, या फिर रूट मीन स्क्वायर, मींस रूट मीन स्क्वायर करंट। ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि एवरेज का मतलब क्या हुआ, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन किया हुआ है कि जैसे स्पीड होता था, हमने एवरेज, एवरेज स्पीड निकाला था। तो एवरेज स्पीड में क्या हमने देखा था कि मान लो आपके पास ये रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर आप चल रहे हो, इसके ऊपर लेट सपोज यू वॉक। सो व्हाट हैपन, एज टाइम चेंज योर स्पीड आल्सो चेंज। ठीक है, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग आपका स्पीड है। और किसी ने पूछ दिया कि बताओ आप कितना, आपका ऑन द एवरेज कितना स्पीड है। ठीक है, तो एवरेज वर्ड यूज कब होता है, जब कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जब कोई चीज टाइम के साथ चेंज कर रहा होता है, देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू, कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी। और एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो आप एक स्कूल में गए, ठीक है, उस स्कूल में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, उस स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट है, आपको सबका हाइट मेजर करना है। ठीक है, हाइट मेजर करना है। तो 100 स्टूडेंट है, आपने 100 स्टूडेंट का 1 2 3 4 5, ये सभी स्टूडेंट का आपने 100 स्टूडेंट्स का हाइट कैलकुलेट किया। किसी का 5.5, किसी का 5.8, किसी का 5.6, किसी का 4.5, इस तरह से है। ठीक है, so you have huge amount of data, है ना, means height is not constant, height is change। बट अगर मान लो आप 100 लोगों का आपने
हाइट कैलकुलेट किया और मैंने पूछा कि बताओ आप उस स्कूल गए थे, उस स्कूल में कितने हाइट के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या आप मुझे एक एक का बताओगे हाइट की? एक का 5.5 है, एक का 5.8 है, एक का 6 है, एक का 4.5 है, क्या ऐसे करके बताओगे या कोई एक वैल्यू बताओगे? एक वैल्यू बताएंगे ना, हाँ एक एवरेज वैल्यू। करके। हाँ क्योंकि अगर तुम 100 वैल्यू बताने ले जाओगे तो मुझे हो जाएगा इरिटेशन, मुझे आ जाएगा गुस्सा, यार क्या हो गया, क्या बता रही है ना? तो मैं कहूंगा नहीं, नहीं चलेगा। तो आप मुझे क्या बताओगे? एक वैल्यू बताओगे, बट वो कौन सी वैल्यू बताओगे? एवरेज वैल्यू बताओ। क्या बताओगे? एवरेज वैल्यू की कहोगे कि ऑन द एवरेज, ऑन द एवरेज स्कूल में जो है, जो 5.5 फिट के जो भी, जो फिट हाइट जो है फिट के बच्चे जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा? ये आपने मुझे एवरेज बताया, ये क्या बताया? एवरेज बताया। तो यानी इस वाले वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू होंगी, जो भी हाइट्स होंगी, और इससे ऊपर जो भी हाइट होगा स्टूडेंट का, उन कभी उन, यानी कि अगर मान लो इससे 50 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट की हाइट 5.5 से ऊपर है, तो 40 स्टूडेंट का इससे नीचे होगा। ठीक है, बट ऑन द एवरेज हम कह सकते हैं इतना हाइट जो है कम से कम, ये चीज है। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां पे लगाओगे अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ? यू कैन सी द करंट इज एक्चुअली चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, करंट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग करंट मिल रहा है, अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग करंट मिल रहा है। ओके, बट मैं क्या इंटरेस्टेड हूं किसमें? एवरेज करंट में। मैं एवरेज वैल्यू पता करना चाहता हूं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है। तो अगर में से अगर किसी ने ये एक जनरेटर ला करके मुझे एक जनरेटर पकड़ा दिया, ठीक है, बोला कि ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, तो मैं उससे क्या पूछूंगा कि ये कितना, भाई ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है? या आपने मुझे एक एसी सोर्स ला करके दे दिया, ठीक है, ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये तो आप लेकर के दे दिया कि भाई बताओ कि वोल्टेज कितना ये प्रोड्यूस कर रहा होगा डिवाइस, ये डिवाइस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप ये तो नहीं मुझे बताओगे कि इस टाइम पर इतना वोल्टेज है, इस टाइम पर इतना वोल्टेज होगा, इस टाइम पर इतना वोल्टेज होगा, इस टाइम पर इतना वोल्टेज होगा। अगर मैं अलग अलग टाइम पे दिखूंगा अलग अलग वोल्टेज होगा, फिर से वही प्रॉब्लम। तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना, कि ये ऑन द एवरेज इतना वो करंट जो है प्रोड्यूस करेगा, या ऑन द एवरेज इतना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एवरेज करंट। ठीक है, Yes, sir. हाँ, बट एवरेज करंट जो है फाइंड जो हम करेंगे वो वो कैसे करेंगे? कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे या बिना इंस्ट्रूमेंट? करंट किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं? अगर मुझे करंट मेजर करना है, हाउ वी कैन मेजर दैट करंट? एमीटर के थ्रू। एमीटर के थ्रू, यस, एमीटर के थ्रू। अच्छा, एमीटर के थ्रू यूज करते हैं, ओके। बट एमीटर में क्या प्रॉब्लम होता है? एमीटर में एक्चुअली मैं आपको बताऊं एमीटर क्या होता है। सिंपल एक गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर उसका अभी खुद सिंपल, का रेजिस्टेंस होता है। हाँ, और एक रेजिस्टेंस लगा होता है इसके अंदर। और गैल्वेनोमीटर मतलब आप ए मीटर में आप देखोगे एक ऐसे करके, आप स्कूल में देखा होगा आपने, ऐसे करके स्केल बना होता है यूं करके, ये स्केल बना होता है ए मीटर के ऊपर, यहाँ पे ऐसे करके करंट वैल्यूज होती है यूं करके, ठीक है, यूं करके होती है, ओके, यूं करके होता है। मैं एवरेज करंट निकालना सीख रहा हूं कि कैसे निकालना होता है। और यहाँ पे इस यहाँ पे होता है अंदर में गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसके ऊपर लगा होता है सुई, यूं करके, ठीक है। तो यदि ये सुई डिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि करंट है, और ये जितना डिफ्लेक्शन होगा उस डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम बता देते हैं करंट कितना है सर्किट के अंदर। ठीक है, यही करते हैं ना। मान लो अगर मैं 5 एम्पियर करंट हुआ तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर की तरफ, अगर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो सर्किट में मान लो करंट जो होगा क्लॉकवाइज होगा, और इधर की तरफ अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, है ना। यानी कि मेनली हम ये जो सुई लगा हुआ है इसके डिफ्लेक्शन के ऊपर
इसके डिफ्लेक्शन को मेजर करके और इसके डायरेक्शन को मेजर करके, डायरेक्शन को देख करके हम सर्किट के अंदर क्या बताते हैं कि कितना करंट है, कितना करंट है। आ रहा बात में? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। बट अब मुझे एक चीज बताओ, यहीं पर, यानी ये चलो ठीक है, यदि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है और मैंने यहाँ पे ए मीटर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगा रखा है, नो प्रॉब्लम, ये करंट मुझे मेजर करके बता देगा कि चलो भाई सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट है। बट मैंने एक काम किया, इसी ए मीटर को मैंने कहां पे लगा दिया, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सोर्स है, उसके साथ लगा दिया, तो क्या ये मुझको करंट मेजर करके देगा? नहीं, हाँ। मतलब क्यों? क्यों? एक बार डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज होगा, एक बार एंटी यस क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली। अगर डीसी होता तो हमारा जो सुई का डिफ्लेक्शन होता सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता, तो हम बता देते कि इतना करंट है सर्किट के अंदर। बट अब अगर आपने एसी लगाया तो कभी जाएगा इधर सुई और कभी आएगा इधर सुई, है ना, क्योंकि डायरेक्शन करंट का इसमें चेंज होता रहता है। तो अगर मतलब सुई कभी इधर जाएगा, सुई कभी इधर आएगा, तो एवरेज करंट आपको कितना बता देगा सर्किट के अंदर? जीरो। क्या बताएगा? जीरो। मींस इसका मतलब ये मुझे कह रहा है सर्किट के अंदर जीरो करंट है। तो यदि मुझे किसी ने ये डिवाइस बेचा, ये वाला सोर्स दिया, एक जनरेटर दिया जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और मैंने ए मीटर लगा करके और करंट मेजर किया, तो मुझे आ रहा है जीरो। और उसने मुझे बोला नहीं भाई, एवरेज करंट जो है, जो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा वो 100 एम्पियर कर रहा होगा, ये उसने बोला मुझको, ठीक है, उसने मुझे बोला ये जो एवरेज करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो 100 एम्पियर कर रहा होगा, बट मैंने मेजर किया तो मुझे जीरो मिल रहा है। तो मैं तो भाई उसको कहा यार ये तुम तो मुझे चूना लगा रहे हो यार, ये तो नहीं चलेगा जिंदगी में, ये तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, ये तो जीरो दे रहा है, तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो वो एक्चुअली बेवकूफ नहीं बना रहा, हमने जो डिवाइस लगाया है अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने, एवरेज करंट को मेजर करने के लिए, वो रॉन्ग लगाया है। मींस एसी के अंदर, एसी के अंदर, एसी के अंदर कभी भी ए मीटर यूज नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन एसी we don't use we don't use a meter to measure the alternating current because it gives zero value, एवरेज वैल्यू जीरो दे देगा। तो अब क्या करें, अब कैसे मेजर करें, क्योंकि भाई मुझे पता करना है, मुझे खरीदना है ये और मुझे देखना है, तो फिर क्या करें, कैसे कैसे मेजर करें भाई करंट? कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ जुगाड़ चाहिए, है ना, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये हमें करंट, एवरेज करंट जो है वो मेजर करके दे। ओके, अच्छा ये जीरो क्यों दे रहा है? अच्छा जीरो दे रहा था तो ठीक है, डिफ्लेक्शन कभी इधर हुआ कभी इधर हुआ, इसका मतलब क्या था कि अगर आप देखो कि ये ग्राफ देखो ध्यान से, ध्यान से ग्राफ देखना, ये टाइम है और ये करंट है आई, ठीक है, और मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, यूं ऐसे करके ही होगा, ठीक है। सिर्फ मैं एक साइकिल के लिए देखता हूं, एक साइकिल के लिए देखता हूं। तो ये जीरो क्यों दिया? क्योंकि ये जो लाइन है आई इक्वल टू जीरो से ऊपर जो एरिया है, इससे ऊपर जो एरिया है, इससे ऊपर जो एरिया बनेगा करंट वर्सेस टाइम में, और इससे नीचे जो एरिया बनेगा करंट वर्सेस टाइम में, ये दोनों एरिया सेम आएगा। यदि ये एरिया A1 है तो ये एरिया क्या है? A2 है। तो A1 को अगर इसमें देखो तो A1 इक्वल टू A2 होगा, यानी जितना एरिया करंट वर्सेस टाइम का ऊपर है टाइम से, एक्सेस से, उतना ही नीचे आ रहा है। तो ये लाइन क्या बता दे रहा है मुझको? एवरेज करंट। ये क्या बता रहा है? एवरेज करंट, एवरेज करंट बता रहा है।
बट अगर मान लो ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता कि एरिया इससे ऊपर जो होगा और इससे नीचे जो होगा वो दोनों इक्वल नहीं होता, तो एवरेज करंट जीरो नहीं आता। करेक्ट? यस सर। हाँ। ओके ओके, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं एवरेज करंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? अब बाद में दिखाता हूं इंस्ट्रूमेंट को। अच्छा, एवरेज 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 का मतलब क्या होगा? आई एवरेज का मतलब कि हम लोग निकालेंगे टोटल करंट, टोटल करंट जीरो से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि करंट वेरी कर रहा है, तो जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक के लिए मैंने ये एरिया फाइंड किया, टोटल एरिया, टोटल एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम, दिस इज द टोटल एरिया, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम फॉर वन पीरियड डिवाइड बाय टोटल टाइम। याद करो, टोटल हम लोग एवरेज स्पीड भी यही से निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो सेम टू सेम यही है, टोटल करंट एरिया, टोटल एरिया ओवर द टाइम पीरियड डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, है ना? टोटल टाइम पीरियड, सो दिस इज गिव टोटल टाइम, योर एवरेज करंट। और ये जीरो इसलिए आया क्योंकि इस लाइन से ऊपर जो एरिया है उतना ही एरिया इस लाइन के नीचे है, इसीलिए यहां पे जीरो आ गया। इस वाले केस में आई ए वी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो। ये फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज करंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं वैसे ही है। पर अब मेरा मेरा समस्या तो समाधान नहीं हो रहा ना, समस्या तो मुझे समाधान करना है कि ये जो करंट है, एवरेज करंट हम मेजर कर रहे हैं वो तो जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है, बट एक्चुअल में एवरेज करंट जीरो नहीं है, कुछ मेजर करके देगा। तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जुगाड़ वहां पे क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, अभी सिर्फ आप इसको जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, अभी समझो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा। जो ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, अगर बाई डायरेक्शन, ये करंट कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, दिस करंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शन, करंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। व्हाई इट्स बाई डायरेक्शनल? क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, दो रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और भी एक तरीका है करंट मेजर करने का, एवरेज करंट मेजर करने का, ठीक है? वो बताता हूं पहले, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इट कन्वर्ट बाय डायरेक्शनल करंट, बाय डायरेक्शनल करंट, करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल, इनटू यूनिडायरेक्शनल। ये कैसे होता है, ये हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है उस टाइम पर। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो करंट हो जाएगा ऐसे, टी और आई, करंट कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस इज योर करंट आई मैक्स, ये आई मैक्स है। सो व्हाट हैपन, यू कैन सी जो टू डायरेक्शनल करंट था दैट इज कन्वर्टेड इनटू वन डायरेक्शनल करंट। ओके, व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, एक डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा, दो डायरेक्शन में करंट है तो किसी एक डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा, किसी एक डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा। जैसे देखो ये आया, उसके बाद दूसरे टाइम पे इसको ब्लॉक कर दिया,
ये 0 हो गया, ये t/2 हो गया, और ये तुम्हारा t हो गया। उसके बाद फिर से आएगा, तो जो नेगेटिव वाला था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में क्या कर देगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, और एक डायरेक्शन में चलने देगा। तो इसे कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सो टू मेजर द एवरेज करंट, देखिए अब अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हो करंट का, सो दैट डज नॉट कम जीरो। इस वाले केस में जीरो नहीं आएगा। यहां पर अगर हम आई एवरेज फाइंड करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा आपका t/2, और ये हो जाएगा t। मीन्स आपका हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, जो टाइम पीरियड था करंट जिसके ऊपर रिपीट कर रहा था, उसका टाइम पीरियड हाफ कर दिया। उसका टाइम पीरियड क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। मीन्स अब अगर आई एवरेज निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा। सो इसका मतलब हम जब फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज करंट को मेजर कर सकते हैं कि ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है एवरेज करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यस। हाँ। दूसरा और तरीका होता है, एक हॉट वायर, एक इंस्ट्रूमेंट और होता है हॉट वायर। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, बट ये इसका प्रिंसिपल हमें जरूरत नहीं है इसका। ओके, मुझे बताओ कितना आएगा एवरेज करंट, मैं कितना एवरेज करंट निकाल सकता हूं। नाउ यूज द फॉर्मूला। यहां पर I इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, I इक्वल टू हमारे पास होगा आई नोड साइन ओमेगा टी। यही था, ये करंट का फ्लक्चुएशन ऐसे था, I इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। तो अब अगर मैं आई एवरेज निकालूं, तो आई एवरेज इक्वल टू 0 से लेकर के टी तक करूंगा या t/2 तक करूं, 0 से, हाँ t/2 तक करेंगे। क्यों, में एक साइकिल हो जाएगा। क्योंकि एक साइकिल अब ये हो गया, क्योंकि ये रिपीट कर जा रहा है, सो दिस इज द वन साइकिल, है ना। सो दैट्स व्हाई t/2 तक। हम एवरेज करंट ओवर द साइकिल निकालते हैं, तो आई नोड साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में 0 से लेकर के t/2 तक डी टी। नाउ परफॉर्म द इंटीग्रेशन। तो आई नोड कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा ओमेगा टी t/2। डिवाइड बाय ओमेगा, 0 से लेकर के t/2 तक। अब देखो मैंने करवा चुका हूं ये सब, मैंने बोलूंगा कैसे होता नहीं होता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा t 0 से लेकर के t/2 तक। तो आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज ये आ जाएगा, देखो आई नोड बाय ओमेगा इज कॉमन, कांस्टेंट है, माइनस, एक बार हम क्या करेंगे t/2 पुट करेंगे, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 अपॉन में t/2। ओके, अब ये मैथ है, तो अच्छा, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है ना, t इक्वल टू 2π/ओमेगा यार, है ना, ये होता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसमें। ओके, इफ यू पुट हियर 2π/t, ये आ जाएगा, ऊपर चला गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस आई नोड इंटू 2 अपॉन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, और ओमेगा इंटू टी इक्वल टू आप कह सकते हो 2π, सिंपल। तो ये हो गया 2π कॉस 2π कॉस 2π माइनस, है ना, 2π/2 होगा, 2π/2 माइनस कॉस 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 आई नोड ओमेगा टी के बदले 2π, फिर कॉस पाई का वैल्यू -1 -1, तो -1 क्या हो गया, -2। सो दिस इज बिकम 2 आई नोड अपॉन 2π इंटू 2।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज कितना आ गया, दैट इज आई नोड बाय 2 आई नोड बाय पाई। तो यदि आप फुल वेव रेक्टिफायर लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हो, फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हो यहां पर, और करंट एवरेज करंट को मेजर करोगे, तो फुल वेव रेक्टिफायर लगाने पर जो एवरेज करंट आएगा, आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 2 आई नोड बाय पाई। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये वैल्यू देखो यहां पे कहीं पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा आई एवरेज, ये होगा 2 आई नोड बाय पाई, 2 आई नोड बाय पाई, ठीक है, 2 आई नोड बाय पाई। इस लाइन से, ये जो मैंने एवरेज वैल्यू बनाया है, इस लाइन से ऊपर जो एरिया होगा वही इसके नीचे होगा, यही उसके नीचे होगा, दिस एरिया, this area and this area are same, but this is not equal to 0. Okay. यस सर। Okay. अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हम लोग एवरेज करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन डू, इट इज अ होमवर्क, फाइंड इन दिस केस, ठीक है, क्या होगा, मैं बताता हूं सर, दैट इज आई नोड बाय पाई, ये होगा, बट प्रूफ हाउ, दिस इज होमवर्क। इस वाले केस में आपका जो एवरेज करंट आएगा आई नोड बाय पाई आएगा, यस। So in this manner we can find out the average current, correct? यस सर। Okay, now root mean square, root mean square, okay, ये तो हमने करंट निकाला, एवरेज करंट निकाला, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब चीज, ये हम क्वांटिटी इसलिए निकाल रहे हैं, आई एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, बिकॉज यहां पर चीजें फ्लैक्चुएट कर रही हैं टाइम के साथ। रूट मीन स्क्वायर क्यों निकालेंगे, रूट मीन का मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रूट मीन का स्क्वायर। तो मान लो आपके पास, सिंपल, मैं क्या करता हूं, एक रेजिस्टेंस लेता हूं, ठीक है, इसको मैं एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, अब मैं फाइंड करना चाहता हूं, और ये जो एसी सोर्स लगाया उसका वोल्टेज जो है V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी है। मैं चाहता हूं फाइंड करना, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, मैं फाइंड करना चाहता हूं कि ये एवरेज कितना पावर डेसिपेट, यू नो द रेजिस्टेंस का काम होता है टू डेसिपेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिकॉज वोल्टेज जो है करंट के अंदर, ये सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इसके अंदर जो करंट होगा दैट आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। So what is the power? Power equal to, we know that power dissipate by resistance, ये होगा V into I, V into I, ठीक है। तो अगर देख सकते हो वोल्टेज आपने लगाया यहाँ पे अल्टरनेटिंग, करंट भी आपको मिलेगा अल्टरनेटिंग, तो यहां से जो पावर जो ये डेसिपेट कर रहा होगा वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग ही होगा, दैट इज ऑल्सो फ्लैक्चुएटिंग, दैट इज ऑल्सो फ्लैक्चुएटिंग। सो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ऑन द एवरेज, ऑन द एवरेज, ऑन द एवरेज कितना पावर डेसिपेट हुआ, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ऑन द एवरेज कितना पावर डेसिपेट करेगा, यदि मैं यहां पर एसी लगा दूं, क्या लगा दूं, एसी सोर्स लगा दूं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम यहां पर, एवरेज, जी सर। ओके, पावर डेसिपेट बाय, डेसिपेट बाय रेजिस्टेंस, और यू कैन से एवरेज पावर प्रोड्यूस बाय द वोल्टेज, और नॉट, ये अच्छा नहीं है, ओके, नाउ तो करंट क्या होगा,
अगर मैं रेजिस्टेंस R लगाता हूं तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर होगा। ये फॉर्मूला चाहे ये देखो ओम्स लॉ चाहे आपका सोर्स फ्लैक्चुएटिंग है करंट का या फिर डीसी है, ये दोनों केस में लगेगा। ओम्स लॉ कैन नॉट बी वायलेटेड इफ इफ वी एज्यूम दैट इफ वी एज्यूम देयर कंडीशन। ओम्स लॉ का वायलेशन तभी होता है जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर है आइडियल रजिस्टर मींस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो दिस ओम्स लॉ आर वैलिड हियर। तो वी नो दैट वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। सो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका V बाई आर। V आपका क्या है? V नोड साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहां पे ध्यान रखना, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, दोनों में डिफरेंस है। सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग होती है और चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा। सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, सोर्स की कुछ और होती है, अभी बताएंगे। रेजोनेंस जब चालू करता हूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सो वी नोड बाय आर। तो ये देखो वी नोड अपॉन आर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो पावर क्या आ जाएगा? पावर that is equal to V into I. So this is equal to what? V node square upon R into sine square omega t. ठीक है? So you can see power is also fluctuate with respect to the time. Power is also fluctuating with respect to the time. Now I want to find out average power. Average power. Average power कैसे निकलेगा? जीरो से लेकर के टी तक। अगर एवरेज करंट निकालना होता तो आई आता था यहां पर, बट एवरेज पावर निकालेंगे तो जीरो से लेकर के टी तक पी इंटू डी टी अपॉन जीरो से लेकर के टी तक डी टी। नाउ फाइंड आउट जीरो से लेकर के टी तक, ठीक है, और ये आ जाएगा वी नोड स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेकर के टी तक डी टी। अच्छा, वी नोड स्क्वायर बाय आर क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कैसे इंटीग्रेशन होगा? बहुत बार बताया है साइन स्क्वायर का कैसे होता है। क्या करेंगे? जीरो से लेकर के टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना है। सब सब इसमें ज्यादातर कैलकुलेशन मिलेगा आपको चैप्टर में। साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से लेकर के टी तक 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, टी अपॉन 2 इंटू डी टी। करेक्ट है? ये आ जाएगा जीरो से लेकर के टी तक 1/2 डी टी माइनस 1/2 जीरो से लेकर के टी तक कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। करेक्ट? ठीक है? यस सर। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये टर्म जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि पूरा एक टाइम पीरियड के लिए अगर ये कॉस का ग्राफ बनाओ तो ऐसे बनेगा। कॉस का ग्राफ ये टी हो गया, ये आपका कॉस हो गया, तो इससे ऊपर जो एरिया होगा वही इसके नीचे होगा, उतना ही एरिया। तो अगर पूरे एक टाइम पीरियड के लिए अगर आप ये एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो पूरे एक टाइम पीरियड के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू जीरो दे देगा। ठीक है? नहीं तो आप क्या करो करो इसको कॉस को साइन बनाओ, फिर उसके बाद जीरो से टी पुट करो, ठीक है, बट जीरो आएगा ये। दिस इज इक्वल टू टी/2। ठीक है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ ये एवरेज पावर की,
तो एवरेज पावर जो आया, एवरेज पावर जो आया वो आया आपका वी नोड स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाय 2 डिवाइड बाय टी। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज पावर वी नोड स्क्वायर बाय 2 आर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज पावर को ऐसे लिख सकते हैं, वी नोड बाय √2 का स्क्वायर बाय आर। और ये वी नोड बाय √2 को हम लोग लिख रहे हैं वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। मींस एवरेज पावर जो डेसिपेट हुआ वो क्या आया, वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वी आर एम एस है ये हमारा वी नोड बाय √2 हुआ। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत? सर हाँ, तो ये सब मैंने क्यों इतना कैलकुलेशन किया, इसका रीजन है, ये जो कैलकुलेशन करने का मेरा शौक नहीं था, इसका कुछ किया। क्या था? ये है कि हमने ये बोला कि देखो, अगर हम हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यदि मैं एसी के साथ, डीसी के साथ ना कनेक्ट करके मैं एसी के साथ कनेक्ट करता हूं, तो जो पावर डिसिपेट हो रहा है ऑन द एवरेज वो ये हो रहा है वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इस सर्किट को डीसी में कन्वर्ट करना चाहूं, मीन्स हमने तो डीसी पढ़ा है, हमने एसी थोड़ी आज से पहले पढ़ा था। मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास वोल्टेज लगा हुआ है सोर्स, V इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी। और मेरी इच्छा है मैं ये एसी ना रखूं, मेरी इच्छा है मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दूं। तो ये ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक लगाना पड़ेगा यहां पे सोर्स, डीसी सोर्स। बट यहां पे जो वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसके अंदर, रेजिस्टेंस तो सेम रखा, बट मैं कन्वर्ट इस तरह से इसको करूंगा ताकि इस टाइम पर जो एवरेज पावर डिसिपेट ये कर रहा था, यानी ये जो रेजिस्टेंस ऑन द एवरेज जो पावर डिसिपेट कर रहा है वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर, उतना ही अब भी करे। मींस हमें यहां पर जो वोल्टेज लगाना पड़ेगा वो वी आर एम एस लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे इतना वोल्टेज लगा देता हूं तो रेजिस्टेंस जो है, जो पावर डिसिपेट करेगा वो इतना करेगा, अदरवाइज मींस उतना नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं एसी सोर्स को, मींस ये जो मेरा पूरा सर्किट है जो कि एसी में है, अगर मैं इसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यदि मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एसी सोर्स कन्वर्टेड इनटू डीसी, तो ये कब होगा, जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दूं वीआरएमएस से, मींस इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर जो पावर मुझको ये डिसिपेट कर रहा था रेजिस्टेंस, मींस इलेक्ट्रिक सर्किट से जो पावर डिसिपेट होगा ऑन द एवरेज वो सेम आना चाहिए, पहले के बराबर आना चाहिए, तभी ये इसके इक्विवेलेंट होगा। यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट। बट इक्विवेलेंट कब होगा, जब ये जो पावर डिसिपेट कर रहा है ऑन द एवरेज उतना ही पावर इसको भी डिसिपेट करना पड़ेगा, उसके लिए ये वीआरएमएस यहां पे होना चाहिए। ठीक है, और करंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट आई आर एम एस हो जाएगा, आई आर एम एस, एंड दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई कैपिटल आर। तो रूट मीन स्क्वायर करंट हम क्यों फाइंड करते हैं, रूट मीन हम फाइंड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर दें, एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर दें। आया बात में, वाई वी आर फाइंडिंग द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू convert the alternating current source into direct current source। बट कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पहले ऑब्जेक्टिव है, हमारा पहले जितना पावर हमें चाहिए था उतना पावर अब भी चाहिए। तो पहले ऑन द एवरेज जितना हमको पावर यहां पे मिल रहा था उतना ही पावर मुझे यहां पर भी चाहिए।
ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड, वी आर कन्वर्टेड दिस सोर्स वोल्टेज विद द वीआरएमएस। वीआरएमएस इसका फुल फॉर्म है, आरएमएस का मतलब फुल फॉर्म है रूट रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में कि रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिलहाल समझो, फिजिकल फील्ड समझ में आया कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग रूट मीन स्क्वायर। हेलो। हम्म, किसी को कोई डाउट?